नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर। मैं हूं आपके साथ अरुण शर्मा। हमारा ये खास कार्यक्रम आपके लिए एक ऐसा मंच है जिसमें आप निशुल्क अपने डॉक्टर से परामर्श लेते हैं। कार्यक्रम में आप कॉल करके जुड़ते हैं और हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल होता है जो अलग अलग समस्याओं से संबंधित हम कार्यक्रम करते हैं। हर रोज एक नई समस्या को लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं और एक प्रयास हमारा रहता है कि इस मंच के जरिए आपको कुछ परामर्श मिल सके और आप अपने स्वास्थ्य का कोई लाभ उस परामर्श से ले सकें। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे ईएनटी की, यानी कि ईयर नोज एंड थ्रोट। अगर बात करें हिंदी में तो गला, नाक और कान, ये तीनों ही हमारे शरीर के वो अंग हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अगर एक जगह समस्या है, अगर आपके नाक में समस्या है तो आपके गले में और कान में भी वो समस्या उससे जुड़ जाती है कहीं ना कहीं। और ये किस तरीके से जुड़ा हुआ है और किस तरीके से समस्याएं एक दूसरे से जुड़ जाती हैं और क्या एक का समाधान करने से बाकी का भी समाधान हो जाता है, और अगर इन्हें हल्के में लिया जाए तो ये कितना बड़ा स्वरूप ले सकते हैं या कितनी बड़ी समस्या आपके लिए बन सकते हैं। तो इनको हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है, आम भाषा में, सामान्य भाषा में अगर बात करें तो इसी को लेकर आज हम बात करेंगे आपका डॉक्टर के इस खास कार्यक्रम में, जिसमें आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें फोन करके अपने डॉक्टर से निशुल्क परामर्श ले सकते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए ये मंच आपका है, ये आपका डॉक्टर है। हरियाणा सरकार अपने स्तर पर आपके स्वास्थ्य को, तमाम वो सुविधाएं आपके स्वास्थ्य के लिए देने के लिए प्रयास कर रही है जिसकी हर किसी आम इंसान को जरूरत होती है। सरकार की तरफ से डॉक्टर्स ज्यादा से ज्यादा भर्ती करने की बात हो या फिर अलग अलग अस्पताल बनाने की बात हो, अस्पतालों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को देने की बात हो, और जहां बड़े अस्पताल हैं उन जगहों पर अत्याधुनिक मशीनरी लाने की बात हो, हर स्तर पर सरकार जो है वो काम कर रही है। इसके अलावा बात अगर हो अलग अलग समस्याओं को लेकर, उनकी जांच को लेकर, उनके जांच शिविरों को लेकर, हर स्तर पर सरकार आपके स्वास्थ्य का ध्यान रख रही है और आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए प्रयास कर रही है। लेकिन सरकार प्रयास कर सकती है जब आप बीमार हो, उसके बाद आप किस तरीके से ठीक होंगे, इसके लिए सरकार अलग अलग केंद्र स्थापित कर रही है और टेली काउंसलिंग लोगों की हो रही है। अलग अलग जिलों में उम्मीद केंद्र, काउंसलर्स नंबर दिए गए हैं। 1000 से ज्यादा हेल्थ वेलनेस सेंटर्स खोलने का ऐलान हुआ है। ये तमाम वो प्रक्रियाएं हैं, वो परिस्थितियां हैं जिसके जरिए सरकार आप तक स्वास्थ्य लाभ और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आपके गांव, आपके मोहल्ले तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने का बीड़ा सरकार ने उठाया है। लेकिन सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, ये एक प्रयास है, वो सरकार का प्रयास है। लेकिन क्या आप अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक हैं, और जागरूक हैं तो कितने, ये दूसरा पहलू है। इसी पर आज हम बात करेंगे। तो सरकार अपने स्तर पर जो प्रयास कर रही है, दूसरे स्तर पर जो प्रयास होना चाहिए वो आपका, आप अपने स्वास्थ्य के लिए कितने सजग हैं, कितने जागरूक हैं और कितने प्रयासरत हैं ताकि आपका स्वास्थ्य बना रहे, आप स्वस्थ बने रहें। और किसी भी समस्या को, कोई भी अगर समस्या आपको होती है तो उसके लिए आप कितने एक्टिव हैं और आप तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेते हैं। तो चलिए आज इस कार्यक्रम में बात करेंगे हम नाक, कान और गले की समस्याओं की। किस तरीके से ये समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, किस तरीके से ये अंग जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनकी समस्याओं को हल्के में लेना कितना भारी हमारे लिए पड़ सकता है, इसी पर आज हम बात करेंगे। आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, निशुल्क परामर्श आप डॉक्टर से ले सकते हैं। हमारे साथ एक विशेष पैनल डॉक्टर्स का वो जुड़ गया है। डॉक्टर अभिषेक जैन है, ईएनटी स्पेशलिस्ट, और डॉक्टर रुपेंद्र रंगा, ईएनटी स्पेशलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आप दोनों का ही स्वागत है। डॉक्टर अभिषेक, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा। आप हमें बताएं कि ईएनटी को बेहतर तरीके से समझने के लिए एक आम व्यक्ति को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि देखिए, क्योंकि तीनों ही अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ऐसा, और इसको लेकर जब कोई समस्या तीनों अंगों में से किसी एक को होती है तो वो अमूमन जो हम देखते हैं कि वो अगर गले में समस्या है तो वो नाक में भी समस्या वो साथ साथ पैदा हो जाती है। ये कैसे है, किस तरीके से, इसे आप समझाएं, और कहाँ से समस्या पैदा होनी शुरू होती है उसे आप डॉक्टर साहब समझाएं। धन्यवाद कहना चाहूंगा मुझे इस मंच पे सबसे जोड़ने के लिए। जी सर। आपने जो सवाल पूछा है कि किस तरह की चीज मरीजों को ध्यान रखनी चाहिए या क्या कॉमन बीमारियां हैं जो ईएनटी से संबंधित हैं, तो मैं पहले बच्चों से शुरू करता हूँ जी। ईएनटी की प्रॉब्लम बच्चों में सबसे ज्यादा कॉमन है। तो पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, चाहे वो 6 महीने से लेकर के 5 साल 10 साल तक के बच्चे हैं, उनमें ईयर नोज थ्रोट की प्रॉब्लम काफी कॉमन है। बिकॉज
जुकाम, खांसी। देखिए जैसे ही बच्चा स्कूल जाना शुरू होता है और बच्चों के साथ कांटेक्ट में आता है तो इस तरह के वायरल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होते हैं। तो बच्चों में सबसे कॉमन चीज है फेरिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस यानी गला खराब होना, जुकाम रहना, जुकाम की वजह से कान में दर्द होना, क्योंकि नाक कान गला सब कनेक्टेड है। जी। तो बहुत सारे बच्चे जिन्हें जुकाम खांसी होता है और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, बाद में कान के पर्दे के पीछे सूजन हो जाती है जिसे ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। अगर बिल्कुल लापरवाही की जाए तो कान के पर्दे में छेद भी हो जाता है। इसी तरह बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि पढ़ाई में पीछे रहते हैं बिकॉज उनको लगातार जुकाम और ओटाइटिस मीडिया रहता है, यानी कि वो सुनते कम है, पर चूंकि पता नहीं चलता है तो उनकी अटेंशन स्पेन कम होती है। तो बच्चों में बहुत जरूरी है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, टॉन्सिल बढ़े हुए हैं, एडिनॉइड बढ़े हुए हैं, इनका इलाज कराना। अगर आपका बच्चा मुंह खोल के सोता है, ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि उसको ठीक प्रकार से सांस नहीं आता है। तो जो बच्चा मुंह खोल के सोता है, खराटे लेता है या मुंह से रात को लार गिरता है, उन्हें स्पेशलिस्ट को दिखाने की जरूरत है कि आखिर इस चीज का कारण क्या है, क्योंकि इसकी वजह से ठीक प्रकार से बच्चा सो नहीं पाता है, उसको बार बार कान में इन्फेक्शन बनता है, डेंटल ग्रोथ, दांत की ग्रोथ जो होती है वो बाहर की तरफ हो जाती है, तो परमानेंटली बाहर आते हैं जिसकी फिर वायरिंग लगती है। हाँ। तो ये चीज तो मैंने बताई बच्चों के लिए। और बच्चों में जो कॉमनेस्ट ऑपरेशन है वो यही है, एडिनॉइड टॉन्सिलेक्टोमी, यानी कि अंदर एडिनॉइड और टॉन्सिल्स को निकालना। इनको 5 साल की उम्र के बाद निकाला जा सकता है, इसका कोई विशेष यूज बॉडी में नहीं होता है। फिर मैं सेकेंड जो कॉमनेस्ट बीमारी है, पर्टिकुलरली अभी के सीजन में, एलर्जिक राइनाइटिस, यानी कि जो हार्वेस्टिंग सीजन है, कटाई का सीजन है और ये मौसम भी बदल रहा है। इस टाइम सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी शुरू होती है, उस टाइम हवा में पॉलन ग्रेन्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो जो लक्षण मरीज लेकर के आते हैं, जैसे आंखों में जलन, नाक में खुजली, चीखें आना, नाक टपकना, गले में खराश, सूखी खांसी, सांस फूलना, ये सब एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के लक्षण हैं। और इनका समय पे उपचार नहीं करने की वजह से लेटर ऑन पेशेंट को परमानेंट प्रॉब्लम भी रहती है। डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत जरूरी पहलू पर आपने ध्यान दिलाया है, क्योंकि ये आजकल की जो आपने जिसका जिक्र किया, अगर मैं व्यक्तिगत अपनी भी बात करूं कि ये समस्या हम खुद महसूस कर रहे हैं, जिसमें नाक में का सूखापन, गले में एक सूखापन हो जाना और उससे छींक आना, क्योंकि एक तो फसल कटाई का सीजन है और मौसम बदल रहा है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। मैं इसमें आपसे थोड़ा और डिटेल में समझूंगा कि ये किस तरीके के लक्षण इसके हो जाते हैं और कहाँ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और नॉर्मली हम अपने से अगर कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो कैसे बच सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ गए डॉक्टर साहब। सूरज हैं हिसार से, चंद्रशेखर अम्बाला से। पहले सूरज, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कई बार ये होता है कि कान में सुन होती रहती है। तो कान में आपको कुछ आवाज आती है? हाँ, आवाज आती है। हाँ, ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, आप जवाब दें। सर देखिए, कान में आवाज आने को टिनिटस कहते हैं, मतलब बाहर से कोई साउंड का सोर्स नहीं होने पे भी कान में लगातार आवाज आना। अब इसमें पहले हमें ये देखना होता है इसके साथ में कोई और लक्षण है क्या, जैसे कि कम सुनना, या ये आवाज लगातार रहती है कि कभी कभी रहती है। नॉर्मली कान की इन्फेक्शन में भी कभी कभी आवाज कुछ टाइम के लिए आ सकती है, पर जनरली तब ये लगातार नहीं रहती, बीच बीच में आती है। बट अगर आपको ये आवाज लगातार रहती है, यानी कि टिनिटस लगातार रहता है, और ये कम शोर में आपको ज्यादा सुनाई देगी, यानी कि बंद कमरे में रात को ज्यादा महसूस होगी, तो फिर आपको ईएनटी में दिखाने की जरूरत है, जहां पर सबसे पहले टेस्ट जो किया जाएगा दैट इज प्योर टोन ऑडियोमेट्री, यानी कि हर फ्रिक्वेंसी पे सुनाई की जांच। बिकॉज टिनिटस हियरिंग लॉस का बहुत अर्ली सिम्टम होता है। जैसे 60, 70, 80 की एज में पेशेंट्स आते हैं, उनको हमेशा टिनिटस हियरिंग लॉस के साथ होता है, तो ऐसे पेशेंट्स को दवाइयों से और फिर साथ में हियरिंग एड की भी जरूरत हो सकती है। इसी तरह टिनिटस के बहुत कॉमन कारण है कुछ दवाइयां, जैसे एस्पिरिन इज अ वेरी कॉमन कॉज। बहुत सारी दवाई एंटीबायोटिक की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, उस केस में दवाइयों को रोकना पड़ता है। तो ये मुझे लगता है सर कि सूरज को उनके सवाल का जवाब शायद मिल जाएगा, और उनको एक जरूर अपने निश्चित तौर पर अपने नियरेस्ट ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए और बात उनको करनी चाहिए। हमारे साथ चंद्रशेखर हैं अम्बाला से, और संदीप भी जुड़ गए हैं पंचकुला से। चंद्रशेखर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार सर, मुझे ना छींक आ रही है दिन भर में, ये मान के चलिए कि 8 से 10 बारी, और ये 1 हफ्ते 10 दिन से लगातार हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है ये वही इशू है जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे, इसको हम एक साथ इसको कंक्लूड कर लेंगे। संदीप है पंचकुला से। संदीप, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर जी सर, मेरा कान है ना थोड़ा भारी भारी सा रहता है। हाँ, आपने चेक कराया कभी किसी डॉक्टर से? नहीं सर, चेक नहीं कराया। चलिए ठीक है,
बहुत शुक्रिया संदीप आपका भी। हमारे साथ डॉक्टर रुपेंद्र रंगा भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर अभिषेक जैन भी हमारे साथ बने हुए हैं। पहले डॉक्टर अभिषेक जैन मैं आपके पास आऊँ, लेकिन उससे पहले डॉक्टर रुपेंद्र रंगा का भी मैं एक कमेंट ले लेना चाह रहा हूँ। डॉक्टर रुपेंद्र आपका भी स्वागत है। एक चीज़ आपसे मैं थोड़ी समझना चाह रहा था, अभी एक चीज़ का जिक्र डॉक्टर अभिषेक भी कर रहे थे और एक कॉलर ने भी हमसे पूछा कि ये जो मौसम है इसमें पिछले हफ्ते भर से उन्हें छींक आना और नाक बहने जैसी कि कुछ इस तरीके की समस्याएं हैं। डॉक्टर अभिषेक ने भी जिक्र किया कि ये ऐसा मौसम है जिसमें अक्सर ऐसे सिम्टम्स आते हैं। पहले आप इसी पर बता दें डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि मेरे को आपने इस मंच से जोड़ा। जी सर। और ये जो बदलता मौसम है, जैसे मार्च से अप्रैल की तरफ हम जाते हैं तो नॉर्थ इंडिया में ज्यादातर एलर्जी के जो चांसेज है ना बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक हार्वेस्टिंग सीजन होता है, एक पोलन ग्रेन होते हैं जो एक नाम नई पत्तियां आते हैं, नई फूल आते हैं पेड़ पौधों पे, वो हमारे नाक में जाते हैं और एलर्जिक रिएक्शन करते हैं। ऐसी कंडीशन में हमारे को घबराने की जरूरत नहीं है। छींक आती है, नाक बंद होता है, खुजली होती है, घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम रात को सोएं तो अपने नाक को साफ करके सोएं। नाक को कैसे साफ करें? एक गिलास पानी ले लें, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लें, ना ठंडा ना गर्म। उसमें 1 चम्मच मीठा सोडा डाल दें। मीठा सोडा से जैसे हाथ में रखा पानी, नाक में ऊपर खींचा और आगे की तरफ उसको फोर्स ब्लो आउट कर दिया। इससे आप 2-3 बारी करेंगे तो जितने हमारे नाक के अंदर पोलन ग्रेन जमा है वो सारे साफ हो जाएंगे। और इसके बाद हम थोड़ा सा नाक के अंदर चाहे सरसों का तेल लगाएं, चाहे बादाम रोगन लगाएं, मतलब एक ऑयली मीडिया का एक तेल सा लगा लें, ताकि वो जो एलर्जन हमारी नाक की परत के ऊपर रिएक्शन करते हैं वो ना करें। वो रिएक्शन नहीं करेंगे, चिपकेंगे नहीं तो एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगा। एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगा तो सूखापन नहीं होगा, छींकें नहीं आएंगी, खुजली नहीं होंगी। इस चीज से निजात पाया जा सकता है। अगर फिर भी होता है तो डॉक्टरी परामर्श लेना चाहिए और एंटी एलर्जिक जो दवाइयां हैं वो हम शुरू कर देते हैं और मरीज ठीक हो जाता है। ऐसी लाइलाज बीमारी नहीं है जिससे हमारे को घबराने की जरूरत है। चलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत अच्छा आपने एक ऐसा कहें कि एक ऐसा परामर्श भी दिया है जो हर कोई जो है वो तुरंत के क्या कि उसमें घबरा करके डॉक्टर के पास भागने के से पहले एक बार रोजाना अपने नाक को साफ करके देखें और कुछ 2-4-5 दिन में अगर वो ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। डॉक्टर अभिषेक मैं आपके पास आऊँ, लेकिन उससे पहले मनोज भिवानी से, महेंद्र पलवल से हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, पहले आप अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहूंगा कि पिछले लगभग 1 सप्ताह से जैसे गला काफी भारी है और मुझे कोरोना हुआ था तो क्या उसी का इम्पैक्ट मैं टैबलेट ले चुका हूँ, लेकिन गला बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रहा है, नमक के गरारे भी किए और अभी भी आपने जो बताया है वो भी प्रोसेस मैं अप्लाई करके देखूंगा, लेकिन आवाज खुल नहीं पा रही है। पिछले 1 सप्ताह हो गया, टैबलेट भी लगातार ले रहा हूँ, तो प्लीज कोई उपाय बताएं। चलिए डॉक्टर अभिषेक मैं आपसे इसका जवाब लूँ उससे पहले महेंद्र और हैं पलवल से हमारे साथ। महेंद्र आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, फिर हम डॉक्टर साहब के पास जाएंगे। महेंद्र। तो गला ऐसे खटा सा फील होता है और कानों में कुछ अजीब सा साउंड बजता है हल्का फुल्का। चलिए तो ठीक है, क्या रीजन है सर? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अभिषेक आपने सुना अभी, क्योंकि एक जिक्र हम पहले भी जो कर रहे थे इस मौसम का और एलर्जी का, और अभी एक और कॉलर ने ऐसा ही कोई सवाल पूछा। मैं चाहता हूँ आप इस पर थोड़ा संक्षेप में बताएं। डॉक्टर रुपेंद्र ने भी अपनी बात रखी। सर एलर्जिक राइनाइटिस 2 प्रकार में आप डिवाइड कर सकते हैं। सीजनल जो कि मौसम चेंज होने से होता है, जो कि अभी टिपिकली हार्वेस्टिंग सीजन में दिखाई देता है। पेरिनियल मतलब जो साल भर रहता है। तो अभी हम सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस पे कंसंट्रेट करते हैं। इससे बचने के लिए जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो लोअर एयर में सस्पेंडेड होते हैं और जब टेम्परेचर कम होता है तब सबसे ज्यादा निचली एयर में रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी पेशेंट्स एलर्जिक है, आंखों में जलन है, नाक टपकती है, गले में खराश है, सांस फूलता है, मॉर्निंग आवर्स में अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर नहीं निकले। मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो चेंजिंग सीजन में या ठंड के सीजन में बंद कर दें। वो इवनिंग में वॉक ले सकते हैं जबकि सन है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पॉलन ग्रेन हवा में ऊपर राइज कर जाते हैं। सेकंड, आउटडोर अगर जाते हैं तो नाक पे रुमाल, मास्क, गमछा जो भी यूज करते हैं वो यूज करें, दैट इज प्रोटेक्टिव। इसके अलावा शार्प स्मेलिंग चीजें हैं जैसे परफ्यूम है, अगरबत्ती है, इनसे बचना है क्योंकि ये भी तो सेंसिटाइज करती है और बहुत सारी एलर्जी का कारण होती है। एयर कंडीशनिंग, अगर एयर कंडीशनर में रहते हैं तो फिल्टर्स क्लीन रखें क्योंकि पॉलन ग्रेन फिल्टर्स में अटकते हैं और घूमते रहते हैं। कूलर में रहते हैं, कूलर की घास चेंज करें, राइट। तो ये बहुत छोटी चीजें हैं। मिट्टी उड़ाने वाला काम ना करें, ज्यादा मिट्टी है डस्टिंग करने के बजाय गीले कपड़े से पहुंच लें। कुकिंग करते हो एग्जॉस्ट फैन या चिमनी का यूज करें। तो ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। घर में अगर कारपेट वगैरह बहुत, कालीन वगैरह बहुत ज्यादा है तो वो फिर बाहर कर दें क्योंकि ये जो चीजें हैं ये कैरी करती हैं पॉलन को। बिल्कुल। तो ये प्रिवेंटिव चीजें हैं।
और अगर 5-7 दिन में आपके सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अगर होते हैं और लगातार ये चीज प्रॉब्लम चलती है, तो डेफिनेटली आपको कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज अनट्रीटेड ये प्रॉब्लम आगे जाके बहुत दमा यानी कि ब्रोंकियल अस्थमा का रूप भी ले सकती है। और कान की और समस्या की बात आ रही थी, उसको भी मैं लूं, लेकिन उससे पहले कुछ और दर्शक हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं। महावीर सोनीपत से हैं, सुखबीर है, कुलदीप है भिवानी से। पहले महावीर आपसे अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। महावीर जी जुड़ गए हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जुकाम नीचे आती है, जुकाम होता है, नाक से पानी बहता है। ये इसी मौसम में हो रहा है या अक्सर आपको रहती है ये समस्या? करीब 1 साल से हो रहा है सर ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सुखबीर और कुलदीप भी हमारे साथ भिवानी से। पहले सुखबीर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ डॉक्टर नमस्कार। जी नमस्कार सर, मेरे को अक्सर ये दिक्कत रहती है, सुबह सुबह जब मैं उठता हूँ तो मुझे खांसी की शिकायत ज्यादा रहती है, अर्ली इन द मॉर्निंग। जी सर नमस्कार। जी बताएं। सर मैं सुबह जब जल्दी उठता हूँ तो अर्ली इन द मॉर्निंग मुझे खासकर रोजाना खांसी की दिक्कत रहती है। दिन में कभी नहीं रहती, लेकिन सुबह सुबह अर्ली जरूर रहती है। ठीक है, शुक्रिया। कुलदीप भी है हमारे साथ। कुलदीप, आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर जी, योगेश, मैं कुलदीप बोल रहा हूँ जी भिवानी से। सर, लगातार 3-4 साल से मुझे जो है जुकाम की बड़ी समस्या रहती है। जैसे ही मैं ठंडा या गर्म किसी भी चीज का इस्तेमाल करता हूँ तो तुरंत मुझे छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। मेरा कान जो है भारी हो जाता है, आवाज बहुत कम सुनाई पड़ती है और सिर में भी दर्द रहने लगता है। चलिए, शुक्रिया। लगातार टेबलेट। शुक्रिया कुलदीप जी, आपसे आपने बात करी, अपनी समस्या रखी। डॉक्टर रुपेंद्र रंगा हमारे साथ हैं, डॉक्टर अभिषेक जैन भी हैं। पहले डॉक्टर रुपेंद्र, आपने सुना कि छींक आना लंबे समय से। मैंने सभी की कंप्लेंट सुनी और ज्यादातर ये कंप्लेन है एलर्जी की वजह से होती है। हमारे को जैसे हमने बताया कि अपने शरीर को, यानी कि नाक को और गले को ना साफ करना चाहिए। जिनको सुबह उठते खांसी होती है वो अपनी जिंदगी में एक आदत बना लें, रात को जब भी सोए नमक के गरारे करके जरूर सोएं। और स्पाइसी जो चीज होती है, स्पाइसी चीज ना खाएं। अगर क्या नाम है ज्यादा स्पाइसी चीज खाते हैं तो वो कम से कम सोने से पहले आधा घंटा वॉक करें। वॉक करने से जो हमारा फूड है, जो हमारा एसिड बनाता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है और जो रिफ्लेक्स आता है जिसकी वजह से खांसी होती है वो नहीं आएगी। अपना नियमित रूप से अच्छा तो योगा करें, अच्छा आहार खाएं, तो हम स्वस्थ ज्यादा रह सकते हैं। हमारे को ना ही तो एलर्जी होगी, ना ही हमारे को खांसी आएगी, ना ही नाक के अंदर प्रॉब्लम होगी। ऐसा मेरा मानना है कि स्वस्थ जीवन के लिए योगा, एक्सरसाइज और संतुलित आहार खाएं, जिससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, एक और कॉलर है हमारे साथ, सरिता। सरिता, आप जुड़ गई, अपना सवाल पूछ सकती हैं। हाँ, मैं डॉक्टर रुपेंद्र रंगा जी से मेरा प्रश्न है जी कि सर, मेरी एज 47 इयर्स है और पता नहीं अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि थोड़ा थोड़ा कम सुनाई देने लगा है। तो ये एज फैक्टर है या फिर कोई मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? देखिए बहन जी, 7 साल की उम्र में बच्चों में ना एक एडिनॉइड की प्रॉब्लम होती है। ये पीक उम्र होती है, पीक एज होती है, जिसके ऊपर उसका एडिनॉइड जो होता है, नाक के पीछे मांस होता है, वो बढ़ जाता है। ज्यादातर धूल से, मिट्टी से, मौसम बदलने से, जो ये हम टॉफी, चॉकलेट, आइसक्रीम खाते हैं, इससे वो मांस बढ़ जाता है। वो मांस बढ़ने से जो हमारी कान की जो नलियां होती हैं, जो जिसको स्टेचियन ट्यूब बोलते हैं, हमारे नाक के पीछे होती है, तो एडिनॉइड की वजह से वो बंद हो जाती है। जी नहीं डॉक्टर साहब, वो दरअसल पूछना चाह रही थी कि जिस उम्र में वो है, वो जिस उम्र में वो हैं, उनको अब सुनना बंद हो रहा है, तो उनको लग रहा है कि कहीं ये एज फैक्टर तो नहीं है कि एज के साथ साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है उनको? बिल्कुल, ये उम्र के हिसाब से होता है। प्रकृति ने हमारे को ये चीजें दी है। बच्चों में क्या होता है कि जैसे यंग एज होते हैं, 7 ईयर पे एडिनॉइड पीक एज होती है, जिसके ऊपर ही ज्यादा बढ़ता है। ज्यादा बढ़ने से हमारे को सुनने की शक्ति कम हो जाती है। ऐसी कंडीशन हो तो एक बारी डॉक्टरी परामर्श जरूर ले लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एडिनॉइड की वजह से हो। कई बारी बच्चों के कान में मैल भी भरा होता है। बिल्कुल, जो मैल भरा होता है उससे भी बच्चे को कम सुनना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर अभिषेक से आपसे डॉक्टर अभिषेक जानना चाह रहा हूँ। एक तो कान की समस्या बहुत से हमारे कॉलर्स ने बताई है कि कान भारी होना, कान से एक अजीब सी आवाज़ आना, और जैसे अभी सरिता ने भी पूछा कि एक एज के साथ साथ जो है उनको सुनना कम हो रहा है, क्या ये एज फैक्टर है? या फिर जैसा डॉक्टर रुपेंद्र जिक्र कर रहे थे कि कान में जो है वो वैक्स हो जाता है, उसकी वजह से भी उसे भी हम कई बार इग्नोर करते हैं, वो धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है, उसकी वजह से भी सुनना कम हो जाता है। और ऐसी परिस्थिति में मैंने देखा है कि अक्सर कोई माचिस की तिल्ली लेके उसे कान को खुजा रहे हैं, या पेन या पेंसिल लेके उसको खुजा रहे हैं, ये भी हमने करते देखा लोगों को। तो इसके बारे में भी, इस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा आप समझाएं कि कैसे ध्यान रखा जाए।
मेरा अपना मानना है कि कान की सफाई के लिए जरूरी नहीं है कि हम खुद ही साफ करें। हर 6 महीने में डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर से अपना कान साफ करवा लेना चाहिए। ठीक है, जो ठीक कान है। में मैल बनता है उसकी एक आदत हो, बनता है, प्रकृति का दिया हुआ एक नियम है। ठीक जो है। मैल बनता है वो कान के अंदर जमा होता रहता है, वो धीरे 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 एक बड़ा रूप धारण कर लेता है, कान को बिल्कुल बंद कर देता है और हमारे को भारीपन और कम सुनना शुरू हो जाता है। चलिए, ठीक है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर- हमारे को कान जरूर साफ करवाना डॉक्टर अभिषेक आप भी इस कॉन्सेप्ट पे आप बात करें। यस, एक्चुअली सरिता जी ने अपनी एज बताई है यहाँ पे 47 ईयर्स है। जी। तो पहली चीज तो किसी भी पेशेंट में हमें ये देखना होगा कि जो कम सुनाई देता है ये एक कान में है कि दोनों कान में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज है। ड्यूरेशन, कितने टाइम से ऐसा हो रहा है। क्या ऐसा तो नहीं है कि कुछ दिन ठीक रहता है फिर वापस दिक्कत आती है। अगर ऐसा है तो ये कोल्ड के साथ एसोसिएटेड है। तो जहां आप जुकाम का ट्रीटमेंट करेंगे ये चीज भी ठीक हो जाएगी। फिर आपको ये एग्जामिन करना पड़ेगा कि कान में मैल तो नहीं है। अगर कान में मैल है तो वैक्स डिसॉल्विंग ड्रॉप्स आती है, उसको डालने के बाद कान को आराम से क्लीन किया जा सकता है एक स्पेशलिस्ट द्वारा। और हर व्यक्ति को कान में मैल ज्यादा नहीं बनता है। ये एक्सेसिव मैल की प्रॉब्लम उन लोगों को आती है जिनको ड्रैग वैक्स बनता है। जनरली मैल इतना सूखा बनता है कि वो अपने आप झड़ता जाता है और बाहर निकल जाता है। हर आदमी को ईएनटी डॉक्टर के पास जाके कान साफ कराने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। ये 100 में से एक आदमी होता है जिसको वैक्स बनता है, वो एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि बॉल की तरह बन जाता है। ये उन लोगों में भी कॉमन है जिनका ईयर का कैनाल थोड़ा छोटा है, नैरो है। तो ऐसे लोगों को फिर ये ड्रॉप डाल के ईएनटी डॉक्टर के पास जाकर के कान क्लीन करवाना पड़ता है। अपने आप से माचिस से, तीली से, बड से कान साफ करने का कोई फायदा नहीं है। उल्टा आप उस मैल को अंदर धकेल रहे हैं पर्दे की तरफ और कान की स्थिति में बार बार घुमा करके घाव कर रहे हैं। ईयरबड्स का सिंपल यूज जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो स्विमिंग करते हैं या शावर में नहाते हैं, तो ताकि जो पानी कान के कैनाल में चला गया है वो एब्जॉर्ब हो जाए। बड्स का या माचिस का किसी का भी यूज कान साफ करने के लिए है ही। एंड इसके अलावा ये तो चीज हो गई कंडक्टिव लॉस, यानी कि कान में मैल, कान के पर्दे में सूजन जुकाम की वजह से, या पीछे कान के पर्दे के पीछे कुछ हड्डियां होती है वो काम नहीं कर रही है, डिजीज होती है ओटोस्क्लेरोसिस। तो उसके लिए हमें और टेस्ट होते हैं जैसे इम्पीडेंस ऑडियोमेट्री, यानी कि कान के पर्दे के पीछे हवा का दबाव कितना है। एंड फाइनली हमें देखना होता है कि ये जो हियरिंग लॉस है ये नस खराब होने का साइन तो नहीं है, यानी कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो पहले ये डायग्नोस करेंगे कि लॉस का कारण क्या है, इसके साथ क्या और लक्षण है, जैसे कि सर में दर्द, कान में लगातार आवाज होना, चक्कर आना। ये अगर ये सारे हैं तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं मरीज के सर में कोई दिक्कत है। ये कुछ चीजें हैं। मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब आप लोग जो आज इस कार्यक्रम से बहुत सारी चीजें ऐसे निकल करके आई हैं कि जो अमूमन हम अपने लाइफस्टाइल के साथ जो कुछ गलत कर रहे होते हैं या ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, उसकी तरफ ध्यान अगर दिया जाए तो बहुत छोटी छोटी चीजें, तो इस पर बहुत हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। हमारे साथ कुछ कॉलर्स और जुड़ गए हैं, केशव है, कुलदीप है, पंकज है। पहले केशव आपसे, आप जुड़ गए, अपना सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। केशव has put your call on hold. चलिए, लगता है केशव से हम संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुलदीप तब तक आप जुड़ गए हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। कुलदीप सर नमस्कार। जी पूछिए। सर मेरे कान से ना कई बहुत से दिनों से प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभार, यानी कि साल में 1-2 बार की मेरे कान से ना मवाद आने लग जाता है। आपने डॉक्टर को कभी दिखाया है? हाँ सर, डॉक्टर को दिखाया, दवाई देते हैं, आराम हो जाता है, लेकिन वो फिर हो जाता है और दर्द रहता है इस कान में। ठीक है, एक सवाल। पंकज आप और जुड़ गए हैं, आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, फिर हम डॉक्टर साहब से इस पर परामर्श ले लेंगे। जब ज्यादा गर्मी होती है ना तो मेरे नाक से ब्लड आने लग जाता है, इसको लेकर मैं कई बार दिखाया भी है और कई बार मैं गिर भी जाता हूँ चक्कर में। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया। केशव अगर आप सुन रहे हैं, आप जुड़ गए हैं तो आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, मेरे ना खांसी बहुत ज्यादा आती है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। कई बार दिखा लिया लेकिन सही नहीं हो रही है, कफ वाली खांसी है। कफ वाली खांसी है, डॉक्टर्स को दिखा भी चुके हैं, कितने टाइम से है? यूँ लगा लो आप, काफी टाइम से। चलिए, ठीक है केशव, बहुत शुक्रिया। कुलदीप, पंकज, आप सभी का शुक्रिया। अब हम आखिरी इस कार्यक्रम के आखिरी क्षणों में पहले डॉक्टर रुपेंद्र आपसे मैं जानना चाहता हूं, देखिए आपने सुना सभी की समस्याएं क्या हैं, मैं चाहता हूं बारी बारी से आप उनको बता दें कि उनको क्या करना चाहिए। देखिएगा, खांसी के बारे में जो विषय पूछा गया है, खांसी बार बार होती है। खांसी यदि 3 हफ्ते से ज्यादा है तो डॉक्टरी परामर्श जरूर लेना चाहिए। छाती का एक्सरे करवाना चाहिए, बलगम की जांच करवानी चाहिए जी। ठीक है, ये सरकारी अस्पताल में फ्री होती है, जाके अपना स्पेशलिस्ट से करवा लें, क्योंकि टीबी के लक्षण भी इसी तरीके के होते हैं। दूसरी बात, जिस महानुभाव ने हमारे से पूछा है कि
नक्सीरी आती है। हाँ। नक्सीरी आने का ज्यादातर कारण जो देखा गया है नाक में उंगली मारना। ठीक है, नाक में उंगली मारते हैं तो अंदर एक घाव सा हो जाता है, वो बार बार ब्लीड करता रहता है। उसके ऊपर क्रस्टिंग हो जाती है, क्रस्ट को बार बार हटाते हैं तो ब्लीड करना शुरू कर देता है। मुख्य कारण ये होता है। और अन्य कारण में डॉक्टरी परामर्श ले, नाक की हड्डी टेढ़ी होगी उससे भी ब्लीडिंग आ जाती है, नाक में कोई कैंसर हो गया उसकी वजह से भी आ जाती है। अगर बार बार होती है तो क्या नाम है, एक बार डॉक्टरी परामर्श इस विषय में जरूर लेना चाहिए। चलिए अभिषेक, डॉक्टर अभिषेक, अंत में सबको कहना चाहूंगा, ये कोई नई बात नहीं, जब हम पढ़ते थे पहले दूसरी क्लास में जब से है कि नाक में उंगली कान में तिनका मत कर मत कर मत कर। ये मैं जरूर ये एक बार फिर से जरूर सभी को याद रखना चाहिए डॉक्टर साहब। नाक में उंगली कान में तिनका मत कर मत कर मत कर, दांत में बुश नित कर ये बहुत प्रोमिनेंट है डॉक्टर साहब। और अगर इन चीजों का ध्यान हम रखते रहे तो ये सच में काफी कारगर है। एक दर्शक हमारे साथ और जुड़ गए, संदीप सिरसा से। संदीप अपना सवाल पूछ सकते हैं, फिर डॉक्टर अभिषेक जैन से हम लास्ट इसमें कमेंट रखेंगे। सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि रात को ना सोने के बाद खर्राटे बहुत आते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है बहुत से लोगों के साथ। डॉक्टर अभिषेक आप इस पर थोड़ा और बता दें, फिर आखिर में हम आखिरी कमेंट के साथ फिर कार्यक्रम को अंत में ले जाएंगे। ओके सर, इनकी जो दिक्कत है रात को खराटे लेना यानी स्नोरिंग, ठीक है ना, तो इसको डॉक्टरी भाषा में कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया, यानी कि रात को ठीक प्रकार से सांस नहीं आना। उसकी वजह से बीच बीच में कई लोगों की नींद भी खुलती है, इस वजह से नींद पूरी नहीं होती और ऐसे लोग दिन में बार बार झपकी खाते हैं, दैट इज कॉल्ड नार्कोलेप्सी। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया जो होता है पेरिफेरल, और उसके जो दो कारण आप डिवाइड कर सकते हो। सेंट्रल मतलब तो दिमागी वजह से, कई दिमाग की बीमारियों में भी ऐसा होता है। पेरिफेरल यानी कि बाकी दिमाग के अलावा कोई कारण है तो उसमें सबसे कॉमन कारण है नाक की हड्डी टेढ़ी होना, सीएनएस। छोटे बच्चों में अगर हो रहा है तो एडिनोइडिया टॉन्सिल क्या है, हाइपरट्रोफी। अगर आपने वजन बहुत ज्यादा गेन कर लिया है और गर्दन के आसपास बहुत ज्यादा फैट आ गया है, जैसे कि हाइपोथायराइड पेशेंट्स में जी पड़ता है, वो भी खराटे का कारण है। अगर आपका जीभ का हिस्सा पिछला वाला हिस्सा काफी मोटा है या आपकी मसल टोन्स में दिक्कत है तो ऐसी दिक्कत होती है, तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसके लिए जो जांच की जाती है, पहले तो एक ऐसी डॉक्टर से परामर्श लिया जाए कि सांस लेने में नाक से लेकर फेफड़े तक कौन सी जगह सबसे सक्रिय है जिस वजह से ये आवाज आ रही है। खराटे का मतलब यही है कि बहुत सक्रिय जगह से हवा पास होना जिसकी वजह से आवाज फिनिश होना। तो ईएनटी एक बार जांच की जाए ऐसे व्यक्ति की, क्योंकि ये और बीमारियों को बढ़ावा दे सकती है, जैसे हाई बीपी, कार्डियक स्ट्रेस, हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है, लगातार जो लोगों को रात को स्लीप एप्निया रहता है उसका रिलेशन इससे डायरेक्ट है। तो उसके लिए एक दिन एडमिट करके एक जांच भी की जाती है जिसे पॉलीसोमनोग्राफी कहते हैं। यानी कि रात भर मरीज का नींद को मॉनिटर किया जाता है, कितनी बार उसकी नींद खुल रही है, उसका बीपी कितना पहुंचता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना पहुंचता है। फिर ये डिसाइड किया जाता है कि इसमें कोई ऑपरेशन की जरूरत है, जैसे कि नाक की हड्डी, गले के लिए ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया की बहुत सारी सर्जरीज होती है जिससे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। नहीं तो मसल टोन की प्रॉब्लम है तो एक सिंपल डिवाइस होता है बाईपैप या सीपैप, उसको ऐसे मरीजों को दे देते हैं, ये लगा के सोते हैं तो सांस ठीक से आता है और खराटे भी नहीं। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने डॉक्टर साहब बताई है। एक दर्शक और हमारे साथ हैं, फिर मैं डॉक्टर उपेंद्र आपसे फाइनल कमेंट लूंगा। श्यामलाल हैं दिल्ली से हमारे साथ। श्यामलाल जी आप जुड़ गए हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए संपर्क उनसे कट गया है। डॉक्टर उपेंद्र, जो खराटे लेने की समस्या के बारे में अभी डॉक्टर अभिषेक ने भी बड़े इसमें डिस्क्राइबली उसमें बताया, उन्होंने खुल करके सारी बात उसमें बताई। तो ये समस्या क्या ये हमें और ज्यादा समस्या में डाल सकता है क्या नॉर्मली, या इसे इग्नोर करा जा सकता है? ये जो खराटे की समस्या है बहुत ही गंभीर समस्या है, पर हमारे समाज में इसको गंभीरता से नहीं लिया जाता, क्योंकि ये जो खराटे आते हैं इसमें हार्ट का जो साइज होता है हमारा वो बढ़ जाता है जी, और हमारा जो परफ्यूजन होता है ऑक्सीजन का बॉडी में वो कम हो जाता है। ये ज्यादातर आजकल मैं जो अपने प्रैक्टिस में नोट कर रहा हूँ और जो क्या नाम है जिस पे जो रिसर्च हो रही है, एक जो मोटापा है ना, मोटापा हमारे जो क्या नाम है समाज में पहले तो बहुत लीन एंड थीन बड़े बच्चे स्मार्ट से नजर आते थे, आजकल बड़े मोटे मोटे से बच्चे नजर आते हैं। वो जो मोटापा है और जो खराटा है ये आपस में जुड़ी हुई समस्या है। इसके ऊपर हमारे को गंभीरता से सोचना चाहिए, हर माँ बाप को सोचना चाहिए। जो हमारे समाज के अंदर आज के दिन जो जंक फूड का जो चलन हो गया है उसकी वजह से बच्चों में मोटापा, बड़ों में भी मोटापा बहुत देखने को मिलता है। मैं हर दर्शक से ये गुजारिश करूंगा
कि कम से कम ये जंक फूड का कम से कम इस्तेमाल करें, जिससे हमारे को मोटापा ना हो, जिससे हमारे को खर्राटे की दिक्कत ना हो या और और भी हम समझ। स्वस्थ और लंबा जीवन जी सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रुपेंद्र, डॉक्टर अभिषेक, आप दोनों ही का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को परामर्श देने के लिए। तो ये कार्यक्रम में आप लोगों ने, जितने भी हमारे दर्शक जुड़े, आप सभी का भी बहुत शुक्रिया। इस मंच के जरिए आपने भी डॉक्टर से परामर्श लिया। अंत में जाते जाते केवल एक ही गुजारिश, एक बार फिर से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।